चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला कि सर एक कंप्यूटर का नया स्पेशल बैच ले आइए, क्योंकि आने वाले समय में कई सारे एग्जाम हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। तो इन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, इन एग्जाम में कंप्यूटर वाले सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक नया स्पेशल बैच ले आइए, ताकि हम अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर पाएं। तो आप सभी लोगों के कहने पर, आप सभी लोगों की डिमांड पर एक नया स्पेशल बैच अनाउंस कर दिया गया है। इसकी जो डेमो क्लास थी वो मैंने ले ही ली थी पहले 11 अगस्त को, और आज हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है। और इस इंट्रोडक्शन क्लास में ना प्रॉपर तरीके से मैं पूरा जितना गाइडेंस हो सकता है वो दे दूंगा, और फिर इसके बाद हम अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, अटेम्प्ट भी कर पाए और सही भी होने चाहिए हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको दूंगा आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, और पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कि आगे आने वाले समय में जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसमें हमें अपना पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में उसमें हमें फ़ायदा मिले। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं 13 अगस्त 2024, यानी कि 13 अगस्त 2024 आज की तारीख है। और मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि बेटा आज की सेशन में ना जो मेन पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो बता दूं पहले क्या क्या डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहले तो है ना, हम आज के सेशन में बैच की पूरी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं ना, फिर जब क्लास चल रही होती है हमारी आगे, तब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताइए कि क्लास कितने दिन में कंप्लीट होंगी, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, है ना, और टाइमिंग क्या रहेगा। ये सब बातें ना क्लास के बीच में बच्चे पूछते रहते हैं। तो ये सब बातें मैं समझता हूँ कि एक फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। दूसरी बात के कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपने ना क्या किया हुआ है, और आप हमें पढ़ा रहे हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह भी बता दीजिए, अपने साथ शेयर कर लीजिए, मेरे साथ, हमारे साथ शेयर कीजिए। तो ये भी मैं बता दूंगा कि मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, यानी कि अगर हम अपने इस पूरे बैच में जो भी कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा, क्या हमें पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, देन मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनको हमारा ये बैच कवर करेगा और किन एग्जाम को कवर नहीं करेगा। क्योंकि तुमको ये भी पता होना जरूरी है, कई बार बच्चे है ना कुछ मिसगाइड हो जाते हैं, उस वजह से है ना प्रॉब्लम होती है बाद में। तो मैं नहीं चाहता कि ये है ना एक कंफ्यूजन बना रहे कि इन एग्जाम के लिए बैच है या नहीं है। आधे बच्चे तो क्लास में फिर यही पूछते रहते हैं कि सर हमारे आने वाले समय में ये पेपर है, तो उसके लिए ये बैच आपका सही रहेगा नहीं रहेगा। तो ये सब बातें है ना आज की क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा, और लास्ट में फिर आपके जो भी डाउट होंगे वो सब डाउट मैं क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है जी, तो आज के सेशन को हम नाम देंगे दैट इज इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, आज की इस क्लास का हमारा टाइटल रहेगा बेटा इंट्रोडक्शन क्लास। ये क्लास होना है ना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसी क्लास में ना सारी जानकारी मिल जाती है हमको। वरना फिर हमेशा क्लासेस के बीच में ना यही चल रहा होता है कि सर ये बता दीजिए वो एग्जाम कब होगा, या फिर वो एग्जाम के लिए सिलेबस है या नहीं है, क्या सिलेबस आएगा। तो ये सब बातें करने से मैं समझता हूँ कि टाइम वेस्ट होता है क्लास के बीच में।
अच्छा, आप ये कहेंगे कि सर आने वाले समय में जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें अगर हमें डाउट आएंगे या कुछ पूछना होगा तो हम कैसे पूछेंगे? तो इसका भी तरीका मैंने बनाया हुआ है, समझा देता हूं। देखो, हमारी है ना डेली बेसिस पर क्लास होगी, ठीक? तो जो डेली हम क्लास रखेंगे, इस क्लास का जो टाइम है बेसिकली वो 1.5 घंटे का है, 1.5 आवर्स का, ठीक है? अब 1.5 घंटे की क्लास है ना, थ्योरेटिकल थोड़ी लंबी हो जाती है, इतना लंबा पढ़ने में मजा भी नहीं आता। तो एक तरीका रखेंगे हम इसका कि 1.25 घंटे की क्लास कर लेंगे, ठीक है जी? यानी कि 1 घंटा 15 मिनट की क्लास, ऐसे लिख लो, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास रख लेंगे हम अपनी थ्योरेटिकल क्लास डेली बेसिस पर, और 15 मिनट लास्ट के रखेंगे हम अपने डाउट सेशन के लिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि देखो आप ऑब्वियस है धीरे धीरे एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह भी करोगे, और एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आपको डाउट आएंगे ही आएंगे। तो जब डाउट आएंगे तो वो डाउट आप क्लियर कैसे करोगे, कहाँ करोगे? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका निकाला मैंने कि क्लास रखिए 1 घंटा 15 मिनट की, और लास्ट के 15 मिनट रखिए डाउट सेशन के लिए, जिसमें आपके जो भी कहीं के भी कैसे भी डाउट हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चाहे तो क्लास का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, टॉपिक या क्लास से हटके कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, कोई एमसीक्यू वगैरह आप पढ़ रहे हैं उनमें कोई डाउट आता है तो वो भी आप पूछ लीजिए। यानी मोटा मोटा ये मैं कह दूं यहाँ पर कि 1.25 घंटे की क्लास रखेंगे और 15 मिनट लास्ट के रखेंगे डाउट सेशन के लिए। समझ में आ गया? तो ये तरीका है ना हमारा रहेगा क्लास के अंदर, ठीक? चलो, तो सबसे पहले ना मैं बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको प्रॉपर पूरी सारी जानकारी मिलती जाएगी, ठीक? जैसे मैं देख पा रहा हूं बच्चों के कमेंट आए हुए हैं। राहुल ने जैसे पूछा सर रिकॉर्डेड वीडियो कहां से मिलेंगी, ये सब बातें अभी आपको समझ में आ जाएंगी, बस ध्यान से सुनते रहिए। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे बैच की। तो देखो हमारे बैच का नाम है कंप्यूटर स्पेशल बैच, ठीक है? और कंप्यूटर स्पेशल बैच की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्पेशल बैच हमारा आज से यानी कि 13 अगस्त से शुरू हुआ है। 13 अगस्त से शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इसकी डेमो क्लास 11 तारीख को मैंने ले ही ली थी, बट जो प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलना है वो 13 तारीख से शुरू हो गई हैं, और 13 तारीख से आज से ही आपका बैच स्टार्ट हो गया है। 6 मंथ की आपकी वैलिडिटी रहेगी। बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं सर वैलिडिटी बता दो, वैलिडिटी हमें नहीं पता चल रही है। तो बेटा वैलिडिटी रहेगी 6 महीने की। अब आप बोलेंगे सर कुछ बैचेस की तो कैरियल एप्लीकेशन पर वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। अब देखिए मैं यही बोलूंगा कि जो वैलिडिटी को डिसाइड करने वाले लोग हैं वो है मैनेजमेंट टीम में बैठे हुए लोग। तो मैनेजमेंट टीम ने जो डिसाइड किया होगा, तो उन्हीं का ही ये फैसला है कि आपके बैच की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ रहेगी। तो ये ध्यान रखना कि आज से लेकर 6 महीने तक आपको ये प्रॉपर पूरी क्लासेस दिखेंगी, ठीक? इस कंप्यूटर स्पेशल बैच में मैं आपको 2 तरीके से क्लासेस दूंगा, एक लाइव क्लासेस और दूसरा है दैट इज वीओडी क्लासेस। ये क्या मतलब होता है? देखो लाइव क्लास का सिंपल सा मतलब होता है ऑन टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम रखा जाएगा और उसी टाइम पर है ना क्लास होगी। जैसे आपके इस कंप्यूटर स्पेशल बैच की जो टाइमिंग रखी गई है वो है 2 बजे, यानी 2 बजे हम दोपहर में मिलेंगे और 3:30 बजे तक ये क्लास का टाइम रहेगा। खैर मैं फिर से बता दूं कि 3:30 बजे तक जो 1.5 घंटे की क्लास की जगह 1.25 घंटे की क्लास होगी, और लास्ट के 15 मिनट रखेंगे डाउट सेशन के लिए डेली। तो 1.25 घंटे क्लास और 15 मिनट मिला के टोटल 1.5 घंटे की क्लास होगी, और ऑन टाइम मतलब 2 बजे। अब अगर कोई व्यक्ति ऑन टाइम पे नहीं आ पा रहा है, मान लो 2 बजे किसी का कोई काम है या कुछ और पढ़ना है उसको, या मान लीजिए किसी काम से वो नहीं, मतलब किसी काम से चला गया और क्लास में 2 बजे नहीं आ पा रहा है लाइव क्लास में, तो ये क्लास उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। ये क्लास वो पूरे दिन में किसी भी समय पढ़ सकता है। पूरे दिन में नहीं पढ़ पाए तो अगले दिन पढ़ लीजिए, उस नेक्स्ट डे नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसके नेक्स्ट डे पढ़ लीजिए, और इस तरीके से आपको ये क्लासेस 6 महीने तक दिखाई देती रहेंगी। यानी किसी ने ऑन टाइम पर ये क्लास आके नहीं पढ़ी तो आप इन क्लासेस को अपने किसी भी समय पर पढ़ सकते हैं, जब आपका मन करे, कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये क्लासेस आपकी डेली बेसिस पर 2 बजे चलती रहेंगी, ठीक है? अब आता है वीओडी वाला सेक्शन। ये क्या होता है? वीओडी का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड। जैसे कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा पेपर तो 1 महीने बाद है,
तो क्या ये बैच एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा? तो बेटा एक महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर आप प्रॉपर सारे टॉपिक सारे चीज़ों को पढ़ के चलेंगे समझेंगे तो एक महीने में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा इसको, सिलेबस को ख़त्म होने में 2 महीने लग सकते हैं, 2.5 महीने लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो फिर है ना, हमें हमारा जो पेपर है 1 महीने बाद, उसका सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करें? तो इसलिए ना हम लोग आपको वीओडी क्लासेस प्रोवाइड कर देते हैं, जिसका मतलब है वीडियो ऑन डिमांड। यानी कि इस बैच से पहले वाला जो बैच है उसकी सारी की सारी क्लासेस को एक साथ उठाकर आपको दे देंगे वीओडी वाले सेक्शन में, ताकि अगर आपका पेपर 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद है तो इन सभी क्लासेस को जितना जल्दी आप देख सकते हैं या देखना चाहते हैं वो देख लीजिएगा और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस मिलेंगी और वीओडी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। वीओडी क्लासेस को भी देखने की लिमिट वही है, यानी कि आप 6 महीने तक इन क्लासेस को देख सकते हैं। 6 महीने तक आपके पास वीओडी क्लासेस आपके बैच में दिखती रहेंगी। ठीक है जी। अगला पॉइंट, हमारा ये जो बैच है इसकी मतलब कितने दिन क्लास होगी ये मैं आपको बता दूं कि टाइम तो है इसका 2 से 3:30 बजे का, और ये क्लास होगी बेटा मंडे टू फ्राइडे, यानी कि हम सोमवार से शुक्रवार तक मिलेंगे एक हफ्ते में। सैटरडे संडे ऑफिशियली ऑफ रहता है टीचर्स का, तो मेरा भी इस बैच में ऑफ रहेगा मंडे टू फ्राइडे, यानी हफ्ते में 5 दिन आपकी टोटल क्लास होगी। अब आती है टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमारा सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर सभी एग्जाम को हमें कवर करना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम को कवर करते हुए ये जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस का कॉन्सेप्ट है वो 50 से 55 क्लासेस का मान के चलिए। ठीक है, यानी 50 से 55 क्लासेस तो होनी है, इससे कम नहीं हो सकती। क्योंकि देखो अगर हम है ना नॉर्मल तरीके से या ऊपर से ही अगर मैं बताना शुरू कर दूं आपको कि हाँ इसमें ये होता है इसमें ये होता है, अपने आप पढ़ लेना, वहां से पढ़ लेना, किताब ले लो, तो फिर बैच बनाने का हमारा फायदा ही क्या हुआ? समझ रहे? जैसे कि आजकल मैं देखता हूं कि ज्यादातर टीचर्स क्या कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा है ना ऊपर बता के खत्म कर देंगे और फाइनली बोल देंगे कि इस किताब से पढ़ लेना, इस पीडीएफ से पढ़ लेना। तो वो आदत मेरी नहीं है। मेरी आदत है कि कोई टॉपिक अगर मैं आपको समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो उसे शिद्दत के साथ कंप्लीट कराऊं, और उसे कराने में थोड़ा तो समय लगता ही है। तो मान के चलिए कि पूरा का पूरा ये जो हमारा कंप्यूटर स्पेशल बैच है इसे खत्म करने में 50 से 55 क्लासेस का समय तो लगेगा ही लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया है, सर वीओडी बैच में सब टॉपिक कवर होंगे या लाइव में कुछ एक्स्ट्रा होगा? हाँ, ये अच्छा पॉइंट पूछा इन्होंने। देखो अब आप ये बोलेंगे कि सर वीओडी वाली जो क्लासेस हैं उन्हें देखकर भी हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, तो हाँ हो जाएगा। तो फिर लाइव बैच की जरूरत क्या पड़ रही है? आप हमेशा अपना वीओडी बैच ही तो वीओडी बैच लॉन्च कर दिया कीजिए, है ना। मतलब लाइव लाने की जरूरत क्या पड़ रही है? बार बार मेरे को बोलने की जरूरत क्या पड़ रही है? मैं तो वीओडी बैच लॉन्च कर दूंगा, सारे बच्चे वीओडी पढ़ लेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस से। इसमें पता है सबसे पहली बात ये आती है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा पेपर होने में अभी 2, 4, 5 महीने 6 महीने है, हमें तो आराम से एक एक दिन लाइव क्लास लेनी है और उस लाइव क्लास के दौरान जो हमें डाउट पूछने हैं, जो बातें हम आपसे पूछना चाहते हैं, वैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसीलिए लाइव क्लास का कॉन्सेप्ट रखा जाता है ताकि आप डेली टाइम पर आएं और अपने उस टॉपिक के बीच में कोई भी डाउट आता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वो आप आराम से क्लास में ही पूछते रहिए। क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आप देखेंगे तो फिर उसी समय अगर कोई डाउट आता है तो कैसे पूछोगे फिर आप? मान लो आप रात में अपने आराम से 10, 11 बजे 12 बजे क्लास देख रहे हैं रात में, और उस समय कोई डाउट आ जाए क्लास को देखते समय, तो फिर कैसे पूछोगे? उस समय मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। तो इसीलिए बच्चे कुछ कहते हैं कि सर लाइव क्लास दे दीजिए, लाइव क्लास ऑन टाइम पर रखिए ताकि हम क्लास में आकर अगर कोई डाउट आता है तो पूछ भी सकें, इसलिए लाइव क्लास रखी जाती है। ठीक है। अब मेन बात ये आती है, जैसे कि निरंजन ने पूछा कि लाइव में और वीओडी में डिफरेंस क्या है, क्या कोई डिफरेंस होगा या कुछ एक्स्ट्रा वगैरह होगा? तो मैं आपको बता दूं, देखो ये लाइव और वीओडी क्लासेस में आप ऐसे समझ लो, लाइव एंड वीओडी, इसमें ना ज्यादा से ज्यादा अगर कोई डिफरेंस आएगा वो आप ये मान लीजिए कि 10 से 20% का, बस इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? मतलब वीओडी क्लासेस में जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उससे लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% का डिफरेंस ही देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बाकी सेम ही रहेगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर मैं आपको कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में पढ़ा रहा हूं
जैसे रैम के बारे में, रोम के बारे में, कैशे मेमोरी के बारे में, जिनके क्वेश्चन अब अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिलते ही हैं। तो वो चीजें बदल तो नहीं जाएंगी ना। अगर मैंने इससे पहले वाले बैच में कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ाया होगा तो इस बैच में भी कैशे मेमोरी के बारे में वही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो 80% मान के चलिए सिलेबस सेम रहता है। 80-90% तो लगभग सेम ही रहता है। 10 से 20% का सिलेबस में चेंज हो सकता है। कैसे? देखो, धीरे धीरे पेपर होते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली राजस्थान में भी राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ, या इससे पहले की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में भी पेपर हुए हैं, और उससे पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी शायद पेपर हुआ है, ठीक है। हरियाणा में भी कुछ पेपर चल रहे हैं, पंजाब में भी अभी कुछ दिनों पहले पेपर हुए हैं। तो इन सभी एग्जाम्स में जो कंप्यूटर पूछा जा रहा है ना, उन सभी के क्वेश्चन में देखता रहता हूं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करके पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग है ना, मैं अपनी लाइव क्लास में कंटेंट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता हूं। जैसे हो सकता है कि कोई टॉपिक में ज्यादा फोकस करके ज्यादा डीप में पढ़ा रहा था, उसके क्वेश्चन आप देखने को नहीं मिल रहे, तो उसको थोड़ा कम कर देंगे। एक टॉपिक है एमएस ऑफिस। आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आपने कोई एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस किए हो या कोई प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखे हो अपने एग्जाम के, तो आपने नोटिस किया होगा कि एमएस ऑफिस यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये है ना, आपने देखा होगा कि अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो एमएस ऑफिस पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। क्या नई चीज उसमें और ला सकते हैं, क्या और प्रैक्टिस ला सकते हैं उसमें, तो वो सब चीजें है ना, जब आप चेंज करोगे तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ जाएगा। ये सब चीजें जब आप अपडेट करोगे तो चेंजेस तो आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं यही बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% का चेंज आएगा, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा, वरना तो सेम रहेगा। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है, देव सैनी ने, सर ये बैच बेसिक से शुरू होगा? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है हमारा कंप्यूटर स्पेशल बैच, ये बेसिकली इसका नाम ही हमने रखा है बेसिक टू हाई। बेसिक टू हाई लेवल है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, बेसिक टू हाई लेवल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से करेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल से। इसका मीनिंग सिंपल सा है कि आपको है ना, अगर कंप्यूटर का सी भी नहीं आता तो आपको वहीं से सिखाया जाएगा। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर हमने तो पहले से कंप्यूटर पढ़ रखा है, तो हम तो रिवीजन करना चाहते हैं। तो बेटा देखो, मैं सीधी सीधी बात बोलूंगा कि अगर आप कंप्यूटर पहले से पढ़ चुके हैं, या आपकी जो 10th 12th या ग्रेजुएशन तक कंप्यूटर अगर रहा है, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वीओडी क्लासेस से अपना रिवीजन कर सकते हैं। बट वो बच्चे जिन्हें कंप्यूटर का सी भी नहीं आता, जिन्हें बिल्कुल कंप्यूटर में सी से शुरुआत करनी है, तो उन बच्चों को है ना, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, पहली क्लास से उन्हें पढ़ना पड़ेगा। और पहली क्लास से बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, ताकि किसी को कंप्यूटर का सी भी नहीं आता तो उसे भी प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आए। ठीक है जी। तो देखो, एक बात और बोलूंगा मैं आप सभी लोगों को। एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि देखो, सभी बच्चों के है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन में कंप्यूटर हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि है ना, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हमें मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे मिलते हैं जो कि ये कहते हैं, सर हमने आज तक ग्रेजुएशन तक भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा कभी, हमारा तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं था, ग्रेजुएशन तक नहीं था। और वो हमारे किसी सरकारी नौकरी के एग्जाम में अगर पूछा जाना है, आ रहा है, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर इसके लिए ना आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस बैच में मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल का कराऊंगा, यानी बिल्कुल शुरुआत से लेके चलेंगे फंडामेंटल से, और धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे, यानी हाई लेवल का भी मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। बट मैं फिर से बता दूं आप सभी लोगों को बच्चों, कि ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसमें ना आपका अगर कोई एग्जाम है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का आना है, या मान लीजिए 20 मार्क्स का कंप्यूटर आना है, या मान लीजिए 25 मार्क्स का कंप्यूटर आना है, या मान लीजिए 30 मार्क्स का आना है, लगभग इतना ही मान लीजिए, है ना, अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब हो गया लगभग। अगर आपके किसी भी एग्जाम में लगभग इतने मार्क्स का अगर कंप्यूटर आना है, तो आपका है ना यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बेसिक टू हाई लेवल। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमारे एग्जाम में 75 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा, हमारा एक एग्जाम है सर उसमें 80 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा, हमारा एक एग्जाम है जिसमें 100 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा,
ये वाला भी यहां पर कवर हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, ये चीज कवर नहीं होगी इस बैच से, क्योंकि ये टेक्निकल बैच नहीं है। मैं फिर से बता दूं बेटा, ये टेक्निकल बैच नहीं है, ये एक फंडामेंटल बैच है जो बेसिक टू हाई लेवल के नाम से बोला जाता है, जिसमें बेसिक फंडामेंटल तो होगा ही होगा, हाई लेवल की चीजें भी आपको बताई जाएगी। बट हाई लेवल के ऊपर जब जाते हैं ना, तो उसको फिर एक ही नाम दिया जाता है, दैट इज टेक्निकल। टेक्निकल इन द सेंस ये समझ लीजिए जैसे बीटेक लेवल के जो एग्जाम होते हैं, या मान लीजिए कोई एग्जाम है जो आपका बीसीए एमसीए के लेवल पर है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी के लेवल पर है, उन एग्जाम को फिर टेक्निकल एग्जाम कहा जाता है। वो यहां से कवर नहीं होंगे, क्योंकि उन टेक्निकल एग्जाम में 75 नंबर का, 80 नंबर का, 100 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, तो वो नहीं कवर होगा। वो कवर कैसे होंगे? फिर उनके लिए अलग से बैच बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, उसके लिए अलग से कोई टेक्निकल बैच बनाना पड़ेगा, जिससे वो सिलेबस हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि इस बैच की जो जानकारी है वो आपको मिल गई। मैं फिर से एक बार बता दूं, टाइमिंग हमारी ये रहेगी, लगभग 50 से 55 क्लासेस रहेंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आप ये मत सोच लेना कि सर आपने तो 50 से 55 बोला था, ये 56 क्लास कैसे हो गई, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है। बच्चे कई बार डाउट ज्यादा पूछते हैं, तो क्लास की संख्या इस वजह से भी थोड़ी सी एक आध ज्यादा हो सकती है, इससे कम तो नहीं होंगी। ठीक, बाकी मैंने बता ही दिया, लाइव और वीओडी में 10 से 20% का डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं आता। और ये बैच आपका बेसिक फंडामेंटल बैच है, जिसमें लगभग 30 नंबर तक के कंप्यूटर जो पूछा जाता है वो कवर हो जाएगा। जैसे देखो, एक बच्चे ने लिखा है कि मेरा एग्जाम में 52 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा। अब मैं समझ गया आप कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं। देखो, कौन है ये? राहुल। राहुल, जैसे आप 52 मार्क्स की बात कर रहे हैं ना, तो आप सीपीसीटी की बात कर रहे होंगे। एक एग्जाम होता है सीपीसीटी, ये मध्य प्रदेश के लिए जरूरी होता है। मध्य प्रदेश में जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें सीपीसीटी एक सर्टिफिकेशन होता है, एक एग्जाम होता है, वो क्लियर करना जरूरी है। उसमें सीपीसीटी एग्जाम में टोटल 52 मार्क्स का आता है। एग्जाम में टोटल 52 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आएगा, तो ये वाला कवर हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। इसको भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ही बोलते हैं। मैं फिर से बता दूं आप सभी लोगों को, ध्यान से सुनिए। ये जो मैंने लिखा है ना 75 मार्क्स, 80 मार्क्स, 100 मार्क्स, ये वो एग्जाम होते हैं, वो टेक्निकल एग्जाम है जिनकी क्वालिफिकेशन ही मांगी जाती है कि आपके पास बीटेक होनी चाहिए, बीएससी आईटी या सीएस होना चाहिए, या एमसीए बीसीए होना चाहिए। मतलब आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हो सरकारी नौकरी का, और आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपने बीटेक कर रखी हो, उन एग्जाम को कहते हैं टेक्निकल एग्जाम। अब जो सीपीसीटी जो एग्जाम है जिसमें 52 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाना है, उसमें ये थोड़ी कहते हैं कि आप बीटेक करके आए हो तभी सीपीसीटी का एग्जाम दे सकते हो, ऐसा थोड़ी है। वो भी फंडामेंटली कहलाता है। तो मेरा यहां पर कहने का मतलब ये था कि 30 मार्क्स मतलब एक लिमिट बताइए मैंने। ऐसा हो सकता है कि किसी एग्जाम में 35 मार्क्स का आ रहा हो कंप्यूटर, वो भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो टेक्निकल एग्जाम्स को छोड़कर बाकी जितने भी भारत में, इंडिया में जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी एग्जाम यहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो अब आगे देखिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी बातें क्लियर करके जाऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है ना, किसी भी बैच की होना बेहद जरूरी होता है। उसी में सारी बातें हमें पता चल जाती हैं, वरना फिर क्लास के बीच में ही है ना, हमें हमेशा डाउट रहता है कि सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो मैं समझता हूं कि इंट्रोडक्शन क्लास में ही सारी बातें क्लियर हो जाएं, वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब जैसे एक बच्चे ने पूछा है, अभिषेक ने पूछा है, सर आप अपने बारे में भी बता दीजिए कि आपने क्या किया हुआ है। चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए, मेरा नाम है यतेंद्र निगम, शायद आपने बैच के पोस्टर में मेरा नाम देख ही लिया होगा। ठीक है, और मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक। मैंने अपना बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया था आईटी स्ट्रीम से। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरा जो बैच था बेटा वो 2007 टू 11 वाला बैच था, मतलब 2007 में बीटेक में एडमिशन लिया और 2011 में कंप्लीट कर दिया। अगर आप बीटेक से इत्तेफाक रखते हैं, आपको जानकारी है, तो आपको पता होगा कि बीटेक 4 साल की होती है। तो इन 4 साल की बीटेक का कोर्स मैंने कंप्लीट करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, फिर मैंने कुछ टाइम तक आईटी कंपनी में वर्क किया था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं टीचिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, चीज़ों को समझा सकता हूँ, इसलिए मैं फिर फुल टाइम टीचिंग वाले फील्ड में आ गया।
ये बीटेक करने के बाद है ना, मैंने 2012 में और 2013 इन दोनों साल साल में मैंने एक पेपर होता है गेट का, वो भी क्वालिफाई किया था। ठीक है, ये भी अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि गेट बेसिकली एक एग्जाम होता है, जैसे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स कहा जाता है। यानी ये वो एग्जाम है जिसे क्लियर करने के बाद या तो आप एमटेक के लिए जा सकते हैं, या फिर भारत सरकार की जो कंपनियां होती हैं, नवरत्न कंपनियां जिन्हें बोलते हैं, गेल, बेल, सेल, उनमें जॉब के लिए जा सकते हैं। तो ये मैंने 2 बार दिया था, 2012 और 13 में, दोनों बार ही मेरा क्लियर हो गया था। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते है ना, देखिए 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, 10+ इयर्स एक्सपीरियंस है। और इस 10 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस में मैंने है ना, देखो बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ाया, प्लस टेक्निकल कंप्यूटर भी मैं टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं फिर से बताता हूँ, बेसिक कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो आपका बैच है, बेसिक फंडामेंटल बैच, ठीक है, जिसको बेसिक टू हाई लेवल ही कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल वो बैच होता है जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, बीटेक वगैरह। ठीक है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दे रहा था कि अगर कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं जिसमें एलिजिबिलिटी ही आपसे बीटेक वगैरह या बीएससी आईटी वगैरह मांगी गई है, तो उसको हम टेक्निकल बोल देते हैं। या टेक्निकल बैच वो भी हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति है ना, बैंक की तैयारी कर रहा है और बैंक में आईटी ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, या कोई एग्जाम है आपका टीजीटी पीजीटी का, यूजीसी नेट का, इन सभी एग्जाम को टेक्निकल एग्जाम कहा जाता है और उनकी तैयारी भी मैं कराता हूं। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखिए। देखो जी, 2 बातें हमें अभी तक प्रॉपर क्लियर हो चुकी हैं। एक तो ये कि इस बैच की जानकारी मिल गई, और थोड़ा बहुत मैंने भी अपने बारे में बता दिया, क्योंकि आप जिस टीचर से पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूं सिलेबस, और ये भी बता दूं कि कौन कौन से एग्जाम यहां पर कवर हो जाएंगे। तो अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि आपके आने वाले समय में जो भी एग्जाम है, उन सभी के एग्जाम के नाम आप लिखिएगा। मैं हैंड टू हैंड बताता जाऊंगा कि कौन सा एग्जाम आपका कवर हो जाएगा या नहीं, और अपनी तरफ से भी बता देता हूं। देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्स की। ठीक है, तो एक एक सेंटेंस लिखूंगा जिसमें सारी बातें कवर हो जाएंगी। देखो, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है, टेक्निकल एग्जाम को छोड़कर, वो इस बैच से कवर हो जाएंगे। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये सारे के सारे है ना, इस बैच से आपके कवर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एसएससी का जो एग्जाम होता है, सीजीएल का, जो कि आने वाले समय में होगा, और सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम है ना, इस बैच से कवर हो जाएगा। ये बात हम सभी लोगों को पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक नया पैटर्न, नया सिलेबस आ चुका है, जिसमें मेंस वाले पेपर में कंप्यूटर को कंपलसरी कर दिया गया है क्वालिफाई करना। अगर आप मेंस प्री निकालने के बाद मेंस वाले सेक्शन में जाते हैं और वहां पर अगर आप कंप्यूटर क्लियर नहीं कर पाए, तो आपने प्री कितना भी बढ़िया दे दिया हो, मेंस में भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस पूछी जाएगी, वो कितनी बढ़िया कर लो, बट आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपका एसएससी का एग्जाम क्लियर नहीं होगा अगर आपने कंप्यूटर क्लियर नहीं किया तो बेटा, वो लोग, वो बच्चे खासकर जो पहले एसएससी की तैयारी कर रहे थे और एसएससी के लिए कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, उन्हें तो बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, वरना कंप्यूटर की वजह से ही आपका एसएससी का पेपर फेल हो जाएगा, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एसएससी का सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो गया, या सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, उसको आप इस बैच से कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए आने वाले समय में आपका कोई बैंक का एग्जाम है, तो वो भी आप यहां से इस सिलेबस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं देख पा रहा हूं एक बच्चे ने लिखा सीपीसीटी का एग्जाम। देखो, ये बेसिकली एमपी एग्जाम की बात चल रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में होने वाले एग्जाम्स की, जिसमें एग्जाम्पल के लिए आप सीपीसीटी का एग्जाम लिख सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, इस बैच से हो जाएगा। बाकी और भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जैसे बीते कुछ समय पहले पटवारी का एग्जाम हुआ था एमपी में, जो कि आई थिंक कैंसिल हो चुका है। ठीक है,
MP ASI हो गया, ठीक है। इस तरीके के एक्सेट्रा यानी कि ढेर सारे एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश में, उनकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस बैच से तैयारी कर सकते हैं। दीपक जी ने लिखा है सर RRB JEE सेकंड पेपर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, यहीं लिख लीजिए। रेलवे का जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, रेलवे यानी RRB का जो एग्जाम है उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आपकी तैयारी यहां से हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है सर झारखंड का पेपर है, हाँ उसका भी हो जाएगा। देखो मैंने कहा ना कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के नाम अगर मैं लिखूं वो कम ही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही बात में लिख दिया है या एक ही पॉइंट में लिख दिया है, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। तो अगर आपका कोई एग्जाम है जो झारखंड का एग्जाम है, जैसे झारखंड में आने वाले समय में झारखंड SSC CGL का एग्जाम होगा, या मान लीजिए आपका JNK जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम है, आपका मान लीजिए पंजाब में कोई एग्जाम है, या मान लीजिए हरियाणा में कोई एग्जाम है, क्योंकि हरियाणा में कंपलसरी कर दिया गया है 10 नंबर का कंप्यूटर जरूर पूछा जाएगा हर पेपर में, 10 नंबर का कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया वहां पर। तो हरियाणा का एग्जाम हो गया, या मान लीजिए दिल्ली का कोई एग्जाम हो गया आपका, जैसे कि DSSB का, ठीक है। और लिख लीजिए यूपी के एग्जाम लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्जाम्स की मैं बात करूं तो उनका नाम यहां लिख लीजिए। बट देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यूपी में ना आने वाले समय में एक पेपर होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, ये एग्जाम का सिलेबस यहां से कवर नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। कुछ बच्चे अगर इस वजह से इस सिलेबस मतलब इस बैच में एडमिशन लें कि हमारा उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस यहाँ पूरा कवर हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ मैं ये कह सकता हूं कि 60% तो हो सकता है, 60% तो हो जाएगा, या 50 से 60% मान लो। आप ये लिख सकते हैं कि 50 to 60% तो है ना हो सकता है उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम यहां से कवर, बट पूरा का पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस है ना यहां से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो पूछा जाना है वो टेक्निकल लेवल भी पूछा जाना है। समझ में आ गया? तो ये बात है ना आप दिमाग में रखिएगा। बाकी और जो यूपी के एग्जाम है वो तो यहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और भी अगर कोई एग्जाम लिखता हूं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम यहाँ पर कवर हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आपका कोई टीचिंग का भी एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाना हो तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए और पूछिए। एक बच्चे ने लिखा है कंप्यूटर साइंस। सुधीर आप जो लिख रहे हैं कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस मतलब कौन सा एग्जाम की बात कर रहे हो? आप कंप्यूटर साइंस लिख रहे हो, ये कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? अगर मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अगर आप बात कर रहे हैं एक ऐसे एग्जाम को क्लियर करने की जिसकी क्वालिफिकेशन ही बीटेक वगैरह है या BSc वगैरह है, BSc IT है, BSc CS है, क्वालिफिकेशन समझ रहे हैं? मतलब आप फॉर्म तभी भर सकते हो जब आपने BSc IT, BSc CS या बीटेक कर रखी हो, BCA MCA कर रखे हो, तो उनके एग्जाम का जो सिलेबस है ना वो कवर नहीं हो पाएगा, उसे बेटा टेक्निकल बोलते हैं। ये जो हमने बैच बनाया है कंप्यूटर स्पेशल बैच, ये बैच है फंडामेंटल बैच। फंडामेंटल बैच का मतलब बेसिक टू हाई लेवल का बैच, जिसमें आपके 10 20 30 35 नंबर का जो कंप्यूटर पूछा जाता है ये यहां पर कवर हो जाएगा सारा का सारा। क्लियर है जी? और कोई एग्जाम है आपके दिमाग में या जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जैसे आपने लिखा ना सर BSc कंप्यूटर साइंस से डिग्री है, मतलब BSc कंप्यूटर साइंस से डिग्री मांगी गई है, तो वो एग्जाम यहां से कवर नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाकी देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि सर हमारा कोई पर्टिकुलर एग्जाम है और उस एग्जाम का सिलेबस किस बैच से कवर होगा, तो आप सीधे मुझे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और मैं बताता हूं आप क्या करेंगे। देखो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर मैंने डेमो क्लास में भी आपको दिया था, दैट इज 8448832987।
आप मुझे एक काम कीजिएगा, कभी भी अगर आपका कोई एग्जाम हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कौन से बैच से किससे कवर हो जाएगा, तो आप सीधे मुझे ना उसका कोई नोटिफिकेशन हो आपके पास, कोई पीडीएफ फाइल हो सिलेबस की, वो भेज देना। तो मैं ना सीधे उसे देखकर आपको बता दूंगा कि वो किस बैच से कवर हो सकता है। सबसे सिंपल सा तरीका, आपके पास कोई नोटिफिकेशन पीडीएफ हो, सिलेबस हो, वो मेरे को दे देना कि सर हमारा ये एग्जाम है, ये सिलेबस दिया हुआ है, तो ये कौन से बैच से, किस बैच से कवर हो सकता है, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ रंजीत ने लिखा है सर ट्रिपल सी का एग्जाम कवर हो जाएगा। जी हाँ, ट्रिपल सी का एग्जाम कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। बट अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर ओ लेवल का सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा, ओ लेवल क्या होता है? देखो, कुछ सरकारी नौकरियां होती हैं जिसमें एक सर्टिफिकेशन मांगा जाता है ओ लेवल का, तो वो ओ लेवल का सारा सिलेबस नहीं हो सकता यहाँ से। ठीक है। या एक ए लेवल का पेपर होता है, वो सारा सिलेबस कवर नहीं होगा। बी लेवल का सिलेबस है, वो सारा यहाँ से कवर नहीं होगा। केवल आप ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेशन है, ट्रिपल सी का जो एग्जाम है, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसे अथर्व ने लिखा है सर यूपी ट्रिपल एससी का हो जाएगा, हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी का अगर आपका कोई एग्जाम है तो उसका सिलेबस भी आप यहां से कवर कर सकते हो। ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर बीएससी कंप्यूटर साइंस से डिग्री कर रही हूं, तो ये वाला बैच चलेगा? देखिए, अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से डिग्री कर रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पढ़ाई करने में जरूरत है इसकी, तो आप ले सकते हो। बट अगर कोई एग्जाम है आपका जिसमें मान लो ये कहा गया हो कि आपके पास बीएससी की कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, तो डेफिनेट श्योर है कि वहां पर तो है ना, पूछा ही जाएगा टेक्निकल पेपर, टेक्निकल चीजें पूछेंगे, वो टेक्निकल चीजें यहाँ से कवर नहीं होंगी। बाकी नॉलेज के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये बैच ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बच्चे का कमेंट है सर इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो जाएगा? हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो एग्जाम भी आप इस सिलेबस से कवर कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, ऐसा हो सकता है कि आपको जो एग्जाम देना है आने वाले समय में, उसका आपके पास सिलेबस आएगा और आप उस सिलेबस को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये सिलेबस दे रखा है, तो इनमें से आपके बैच में से कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें या पूरा पढ़ लें, कैसे पढ़ें? तो मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं। आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो इस बैच में एनरोल करेंगे या एनरोल हो चुके हैं, अगर आपका कोई भी एग्जाम है आने वाले समय में, तो एटलीस्ट एक बार मुझे अपने एग्जाम का सिलेबस जरूर भेज देना। उसका आपके पास पीडीएफ होगा, आप मुझे भेज देना। ठीक है। या पेपर का नाम भी बता देना। तो मैं एक काम जरूर करता हूं जो मैं काफी टाइम से करता हुआ आ रहा हूं, और वो है सिलेबस वीडियो बनाना। क्या बनाना? सिलेबस वीडियो। देखो, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा अपना खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। मैं बता देता हूं इसका। मेरा अपना एक यूट्यूब पर चैनल है। आज के समय सभी टीचर्स के है ना अपने यूट्यूब चैनल है। मैं नाम ही लिख देता हूं उसका। देखो, आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है और वहां सर्च कीजिएगा कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। अरे क्या हो रहा है? देखो, आप जाइएगा यूट्यूब पर और वहां सर्च करना बेटा कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। ठीक है जी। अब कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर नाम के यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना। आप कहां जाना है? प्लेलिस्ट। और उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको है ना एक प्लेलिस्ट मिलेगी सिलेबस के नाम से, और उस सिलेबस वाली प्लेलिस्ट में मैंने है ना ज्यादातर एग्जाम की सिलेबस वीडियो बना के डाल दी है, पहले से डाल रखी हैं। बट अगर आपको लगता है कभी ऐसा कि कोई सिलेबस की वीडियो वहां पर नहीं है, तो आप मुझे सिलेबस भेज देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं सिलेबस वीडियो भी बना दूंगा। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चे ने लिखा है सर JH टेट का टीचिंग सेक्शन नहीं दिख रहा है एप्लीकेशन पर, रंजीत ने लिखा है। तो JH टेट का जो भी इनका एग्जाम है, मान लो मैं एक एग्जांपल मान रहा हूं कि, या चलो कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए कि SSC CGL का आपका पेपर है
और एसएससी सीजीएल का आपको सिलेबस वीडियो देखना है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से पढ़ने हैं हमको। तो आप एसएससी का है ना, मेरे को सिलेबस वीडियो या पीडीएफ, सिलेबस जो पीडीएफ है या नोटिफिकेशन है वो आप सेंड कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं उसका सिलेबस वीडियो बना के डाल दूंगा यहाँ पर। तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि अगर हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि देखो कंप्यूटर स्पेशल बैच में ना जितनी भी सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, वो अगर आप कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। सारा का सारा जो सिलेबस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा वो रेलेवेंट होगा, जरूरी होगा सबको पढ़ना। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं हमारे इस बैच के अंदर जो आपके सिलेबस में नहीं आने हो। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं कि डाटाबेस एक चैप्टर होता है जो सभी एग्जाम में नहीं आता, बट उड़ीसा में जो पेपर होते हैं या जम्मू कश्मीर में जो पेपर होते हैं वहां पर डाटाबेस के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन लोगों को डाटाबेस पढ़ना चाहिए। बाकी अगर कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, मुकेश आपने लिखा है सर यूपीएससी का कोई एग्जाम है, तो देखिए यूपीएससी में भी अगर बेसिक फंडामेंटल कहीं पूछा जाना है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। रंजीत ने लिखा है आरआरबी टेक्निकल ग्रेड 1 का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात मैं फिर दोबारा से है ना आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोग है ना, मेरा एक यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, उसे सब्सक्राइब कर लेना। और उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी सिलेबस के नाम से। ठीक है, तो सिलेबस में मैंने लगभग सभी एग्जाम की सिलेबस वीडियो बना के डाली हुई है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किसी कंप्यूटर स्पेशल बैच से कितने टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे मैं आपको इस पूरे बैच में लगभग 15 चैप्टर पढ़ाऊंगा और आपके सीजीएल में मान लो 10 से 11 ही चैप्टर पढ़ने हैं, तो बेकार में वो 4 चैप्टर आगे एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करोगे, तो उनको छोड़ सकते हो। तो ये काम जरूर कर लेना सभी लोग। ठीक है, बाकी फिर भी कोई डाउट रहे तो नंबर आप नोट कर लेना, मेरे से कम्युनिकेट कर लीजिएगा। ठीक, चलो जी, अब मैं आपको है ना पहले सिलेबस बता दूं कि हम अपने इस कंप्यूटर स्पेशल बैच में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आप सभी लोगों के डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, देखो देखो बेटा, अभी आपको है ना एक इमेज दिखाई दे रही होगी, और उस इमेज में है ना मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो सिलेबस हमारे यहाँ पर कवर कराया जाएगा वो ये होगा। कंप्यूटर स्पेशल बैच का सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, अगर है ना कभी आपके एग्जाम में लिखा हुआ आए कि बेसिक फंडामेंटल पूछा जाना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछी जानी है, या कई बार आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसा लिखा हुआ आ जाए, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत होती है एक चैप्टर से जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसे हम कंप्यूटर की संरचना भी बोलते हैं। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना में बेसिकली हमें सारी जानकारी मिल जाती है कि अगर हमारे सामने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो कंप्यूटर एग्जैक्टली है क्या, उसके कौन कौन से पार्ट्स हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम किसी कंप्यूटर को खोल के भी देखें तो उसके अंदर मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, बसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीपीयू का कॉन्सेप्ट क्या है, रैम रोम का कॉन्सेप्ट क्या है, हार्ड डिस्क क्या चीज होती है, तो ये सब चीजें ना एक बेसिक फंडा लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्लियर हो जाती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर के अंदर। आजकल मैं देख रहा हूँ रजिस्टर्स वगैरह को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये रजिस्टर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो ये सब चीजें ना आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम अपने बैच में जो टॉपिक या चैप्टर डिस्कस करेंगे वो मेमोरी साइज यूनिट्स कहलाता है। मेमोरी यूनिट्स कह दीजिए या मेमोरी साइज यूनिट कह दीजिए, एक ही बात है। इसको हिंदी में मेमोरी इकाइयां भी कह सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये समझ लो कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसके साथ आपको मठरी दे दी जाए कि लो जी खा लीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती है, जबकि आपका उद्देश्य चाय पीना था। तो ऐसे समझ लो कि अगर आप कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें आपको
एक छोटा सा चैप्टर या टॉपिक है मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी इकाइयां, ये जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ही है ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योट्टाबाइट, ये क्या है। इनके जब हम है ना एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं या किसी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखते हैं या कोई पीवाईक्यू देखते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या पूछ रहा है, इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो ये सारा है ना डाउट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा आपका इस चैप्टर से। इसके बाद बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हिस्ट्री, जनरेशन, क्लासिफिकेशन और फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमको पढ़ना होता है। देखो हिस्ट्री जनरेशन है ना सभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका जब भी कोई एग्जाम हो और उसका सिलेबस आपके पास हो, पीडीएफ हो, नोटिफिकेशन हो, वो आप मुझे जरूर दिखा देना ताकि मैं बता दूं कि उसमें आपको कुछ कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर यानी कि कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपको उसका सिलेबस वीडियो भी मिल जाएगा, तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर हैं वो हम छोड़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री एंड जनरेशन के क्वेश्चन है ना हर एक एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पर चूंकि हमें कंप्लीट कंप्यूटर बैच आपको पढ़ाना है इसलिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हिस्ट्री जनरेशन भी मुझे पढ़ाना होगा। जैसे कुछ एग्जाम होंगे ऐसे जहां पर हिस्ट्री जनरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं और पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, क्या बुराई है। जब कंप्यूटर हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इसकी हिस्ट्री यानी इतिहास, इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, ये सब पता होना जरूरी है। इसके बाद है ना चौथे नंबर पर मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वो होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो आज आप कोई भी सिलेबस उठा के देखिए उसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ऐसा लिखा हुआ जरूर आएगा। तो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जो जानकारी है ना वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ी जाती है। यानी मोटा मोटा आप ये कह दीजिए कि अगर कंप्यूटर हार्डवेयर कहीं पर लिखा हुआ आ रहा है तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इनके बारे में आपको पढ़ना है, पेरीफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। या अगर कहीं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लिखा हुआ आ रहा है तो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर वाला ही चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक, इसके बाद हमें पढ़ना है कंप्यूटर मेमोरी। आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन देखिए उसमें रैम, रोम, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रजिस्टर्स, इनके क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो रैम, रोम, मेमोरी हैं ये हम इन सभी को एक ही चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे जिसे कंप्यूटर मेमोरी के नाम से बोला जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बेसिकली हमें एक ओवरव्यू पता चल जाता है सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जिसके क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिलते हैं पेपर में, यूटिलिटी के ऊपर पूछ लेते हैं क्या होता है ये। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर के अंदर मिल जाती है। ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं पेपरों में। ठीक है जी, तो बायोस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लोडर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सब जानकारी हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर के अंदर मिल जाती है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। देखो मैंने कुछ एग्जाम के सिलेबस देखे जहां पर स्पेशली मेंशन करके लिखा हुआ है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ के आइए। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है हम और आप सभी के कंप्यूटर में डला हुआ है। आपके पास भी अगर कोई कंप्यूटर है किसी भी कंपनी का तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मेरे पास अगर कोई कंप्यूटर है किसी भी कंपनी का तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और जब कल आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी और आप किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहां आपको कंप्यूटर पे काम करना होगा तो वहां पर भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करना होगा आपको। तो इसलिए आज के समय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जाम में कंपलसरी करते जा रहे हैं। हर एक एग्जाम के सिलेबस में आपको विंडोज या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक इसका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू और एक इसका टेक्निकल। तो दोनों तरीके से मैं आपको यहां पर बता दूंगा जितना रेलेवेंट होगा। अभी कुछ एग्जाम है जिसमें लाइनेक्स और यूनिक्स भी मैंने देखा था लिखा हुआ आया था। आई थिंक शायद रेलवे का एग्जाम था, उसमें लिखा हुआ आया था कि लाइनेक्स और यूनिक्स भी पढ़ के आइए या डॉस पढ़ के आइए, ऐसा लिखा था। तो बेसिकली है ना लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कमांड वाले या कमांड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो इनकी कमांड्स याद करनी होती है हमें।
तो अगर किसी का एग्जाम में लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी पूछा जाना है तो वो कमांड कैसे याद करेंगे इसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद आता है फुल फॉर्म्स, फाइल एक्सटेंशन एंड शॉर्टकट की। आप कोई भी एग्जाम का सिलेबस देखना, उसमें शॉर्टकट की जरूर लिखा मिलेगा। फुल फॉर्म और फाइल एक्सटेंशन लिखा हो या ना लिखा हो तो भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। वैसे तो हम जैसे जैसे चैप्टर को शुरू करते जाते हैं जितनी भी फुल फॉर्म आती जाएंगी वो सारी की सारी फुल फॉर्म मैं डिस्कस करता ही हूँ, हर एक की फुल फॉर्म लिखवाता जाऊंगा आपको। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ सभी लोगों को कि अगर आपका एग्जाम है और आप उसके लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ए से लेकर जेड तक सारी की सारी फुल फॉर्म आपको एटलीस्ट एक बार जरूर देख के जानी चाहिए। ऐसी फाइल एक्सटेंशन होती हैं, फाइल एक्सटेंशन में भी फुल फॉर्म होती हैं ज्यादातर, वो देख के जानी चाहिए। तो एक चैप्टर आपको ये भी पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एमएस ऑफिस। ठीक है जी। एमएस ऑफिस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज के समय में, और ये चैप्टर है ना दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में और प्रैक्टिकल। जैसे अगर हम बात करें यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक एपीएस की भर्ती निकली थी जिसका पहला फेज तो हो चुका है, अब एक और फेज होना है। अपर निजी सचिव की वैकेंसी थी जिसमें प्रैक्टिकल आएगा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का, तो वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एसएससी सीजीएल वगैरह की अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ पोस्ट या पद के लिए आपको एक सीपीटी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वहां पर भी आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे काम करके दिखाना होता है। तो एमएस ऑफिस है ना प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आज के समय इंपॉर्टेंट है, जो हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे। ठीक है। मैं आपको है ना वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों एप्लीकेशंस को बैच के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक। इसके बाद आता है इंटरनेट। देखो अगर आपके सिलेबस में डेटा कम्युनिकेशन ऐसा लिखा हुआ है, डेटा कम्युनिकेशन जिसको हिंदी में डाटा का संचार भी कहा जाता है, तो समझ जाइए कि आपको दो चैप्टर पढ़ के जाने हैं, एक इंटरनेट और इसके बाद एक और दिखाता हूं मैं आपको, नेटवर्किंग। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। देखो एक तो इंटरनेट वाला चैप्टर आपको पढ़ना है क्योंकि आज के समय इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है। जैसे आपको सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट, वेब ब्राउजर का कॉन्सेप्ट, आपको है ना यूआरएल का कॉन्सेप्ट, आपको है ना क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट, आपको ईमेल का कॉन्सेप्ट, ये सब पता होना चाहिए। आपको www का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें है ना इंटरनेट वाले चैप्टर में कवर हो जाती है। फिर आता है नेटवर्किंग। इंटरनेट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ नेटवर्किंग जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग वाले चैप्टर में है ना हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। जैसे टोपोलॉजी क्या होती है, प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस क्या चीज होती है, रिपीटर, हब, मॉडेम, गेटवे, स्विच, फायरवॉल, ये सब क्या है जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हमें नेटवर्किंग वाले चैप्टर में पता चल जाती हैं। ठीक है जी। तो मैं सभी को यही बोलूंगा कि अगर डाटा कम्युनिकेशन लिखा हुआ है आपके सिलेबस में तो इंटरनेट नेटवर्किंग दोनों पढ़िए, और अगर केवल इंटरनेट चैप्टर लिखा हुआ आ रहा है आपके सिलेबस में तो इंटरनेट के साथ आपको नेटवर्किंग भी पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये वाला टॉपिक भी आज के समय सभी एग्जाम में, सभी में पूछ रहे हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी लिखा हो, केबल सिक्योरिटी लिखा हो, साइबर सिक्योरिटी लिखा हो, इंटरनेट सिक्योरिटी लिखा हो, सबका मतलब एक ही है। यानी आपको मालवेयर की जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मालवेयर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वायरस क्या है, वॉर्म क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, लॉजिक बॉम्ब क्या है, ब्लेंडेड थ्रेट क्या होता है, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, स्पूफिंग, सोशल इंजीनियरिंग, डॉस अटैक, ईव्स ड्रॉपिंग, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो इन सब की अगर आप जानकारी ले रहे हैं तो ये टॉपिक कहलाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी वाला। ठीक है। फिर आता है डाटाबेस। जैसा कि मैंने बताया कि डाटाबेस है ना सभी लोगों को पढ़ना जरूरी नहीं होता, इसीलिए मैंने ये चैप्टर है ना सबसे लास्ट में रखा है। अगर जैसे मान लो आप उड़ीसा का एग्जाम देने जा रहे हैं, उड़ीसा में जो एग्जाम्स होते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ एग्जाम हो रहे हैं, तो उनमें है ना डाटाबेस के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप डाटाबेस पढ़ सकते हो। ठीक है। नहीं तो नहीं पढ़ना तो छोड़ दीजिए। ठीक है। या फिर आपके सिलेबस को देखकर मैं बता सकता हूं कि उसमें डाटाबेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं। ठीक।
फिर इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता दूंगा कि बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर कोई ये सोचे कि सर यहाँ पर आप सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं को कंप्लीटली करा देंगे, तो आंसर है नहीं। उनके लिए फिर कोई अलग से ही बैच बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्लासेस ज़्यादा होती हैं। अगर आप जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं को भी अगर ढंग से पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत कम से कम अगर क्लासेस भी पढ़ेंगे तो 10-20 क्लासेस तो उनकी अलग होंगी होंगी, इससे कम नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप, ऐसा थोड़ी कि जावा किसने बनाई थी, कब बनाई थी, बस काम खत्म हो गया। अगर किसी एग्जाम में जावा प्रोग्रामिंग भाषा, पाइथन भाषा, इनके बारे में पूछा जाना है तो थोड़ा तो डीप पूछेंगे ही, बस ये थोड़ी पूछेंगे किसने बनाई थी और कब बनाई थी। तो इसलिए प्रोग्रामिंग भाषा का यहाँ जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो बेसिक फंडामेंटल होगा। यानी प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सी हैं, किस पर्पज से बनाई गई हैं, किसकी क्या नाम है, क्या फुल फॉर्म है, बस इतनी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएगी। और सबसे लास्ट में मैंने रखा है डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि नंबर सिस्टम। देखो हम है ना कुछ एग्जाम ऐसे देखते हैं जहां पर लिखा हुआ आता है कि कोई नंबर दे रखा है, मतलब कोई एग्जाम हम देने जा रहे हैं और वहां पर एक क्वेश्चन देखा हमने कि एक नंबर दे रखा है डेसिमल में और बोल रहा है इसका बाइनरी बताओ, या अगर बाइनरी नंबर दे रखा है पूछ रहा है इसका डेसिमल बताओ। इसको बोलते हैं डेटा कन्वर्जन, या नंबर सिस्टम भी इसे बोल सकते हो आप। तो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, या ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल, या डेसिमल से ऑक्टल, इस तरीके जो नंबर में आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन होते हैं, ये वाला जो चैप्टर या टॉपिक है इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। एक तो ये न्यूमेरिकल है, दूसरा हर एक एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है, तो इसलिए इसको भी मैंने लास्ट में रख दिया। अगर आपके किसी सिलेबस में लिखा हुआ आता है कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ के आना है तो आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, वो मैं आपको अब बता देता हूं। अगर हम ओवरऑल सिलेबस के कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट से, ठीक है जी, चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर 12th चैप्टर तो सबके लिए, सबको पढ़ना होता है, फॉर ऑल, ठीक है। और चैप्टर नंबर अगर हम बात करें 13, 14 और 15, ये केवल वही लोग पढ़े हैं जिनके एग्जाम में हो, यानी कि स्पेसिफिक लोग, स्पेसिफिक एग्जाम। समझ में आ गई बात या नहीं? यानी अगर आपके एग्जाम में डाटाबेस पूछा जाना है तो पढ़िए, नहीं पूछना तो मत पढ़िए। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी है तो पढ़िए, नंबर सिस्टम आना है तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बट अगर कोई ये कह रहा है कि सर मेरे को तो पूरा ही पढ़ना है हर एक एग्जाम को कवर करते हुए, तो आप चाहें तो पहले चैप्टर से लेकर 15वें चैप्टर तक सारा ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो 12 चैप्टर पढ़ लीजिए बस। इससे भी सभी एग्जाम का सिलेबस हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली है ना, मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी बता दिया, एग्जाम कौन कौन से कवर होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो आराम से पूछिए, नहीं तो फिर हम अपनी आज के सेशन को, आज की क्लास को खत्म करेंगे। और नेक्स्ट डे जब ये क्लास होगी तो सबसे पहला वाला चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला, ठीक है। पूछिए अगर कोई डाउट है तो। एक बच्चे ने लिखा है सर आज क्लास में पढ़ाएंगे नहीं। नहीं, आज देखो इंट्रोडक्शन क्लास में ना पढ़ाने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब होगा। क्योंकि देखो अगर आपको किसी टीचर के बारे में जानना है कि वो कैसा पढ़ाता है, उसका टीचिंग स्टाइल क्या है पढ़ाने का, ये आज के समय हर जगह पता चल जाता है। आज के समय यूट्यूब है ना एक ऐसा माध्यम है कि आप उस पर जाकर टीचर के बारे में तुरंत देख सकते हो कि उसका टीचिंग स्टाइल क्या है ना। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका देखना है तो आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से है, तो वहां जाइए, उसे सब्सक्राइब कर लेना और वहां देख सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, यानी कि कल क्लास होगी और मैं अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर शुरू कर दूंगा। बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे कंप्यूटर का किसी को सी भी नहीं आता, वहीं से शुरू करेंगे। और जिसने पहले से ही कंप्यूटर में है ना बहुत कुछ पढ़ रखा है उसको भी क्लियर समझ में आएगा, ठीक है।
एक बच्चे ने लिखा है, अरविंद ने, सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं कंप्यूटर स्पेशल 23 का, मन कर रहा है कि इस बैच में भी एनरोल कर लूं। अरे नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आपने एक बार कंप्यूटर स्पेशल 23 यानी 23 बैच ले रखा है तो बस ठीक है। अब बस इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। मैंने क्लास में भी उस समय बताया होगा कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करेंगे या कहाँ से करना है, आपको समझाया होगा। तो बस वहीं से कर लीजिए, ठीक है। दोबारा बार बार बैच लेने की जरूरत नहीं है, बेकार में पैसे खराब करोगे। ठीक। एक बच्चे ने लिखा है, अनीशा ने, सर चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 एसएससी सीजीएल में आएगा क्या? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था, आप एक काम जरूर कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, कंप्यूटर भाई यतेंद्र सर के नाम से है, वहां प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना और वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको सिलेबस के नाम से। उसमें मैंने एसएससी सीजीएल सीएचएल की सिलेबस वीडियो बनाई हुई है, उसमें जाके आप चेक कर लो। हैंड टू हैंड लिख लेना कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको। वैसे तो मोस्टली एग्जाम की सिलेबस वीडियो मैंने बना के डाल दी है, बट अगर कोई सिलेबस वीडियो वहां ना मिले आपको तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, दोबारा दे देता हूँ, 8448832987। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना सिलेबस भेज देना या एग्जाम का नाम भेज देना, मैं सिलेबस वीडियो बना दूंगा। और पूछिए। सुधीर ने लिखा है, सर टेक्निकल बैच कब तक लाओगे? देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ टेक्निकल बैच भी लाने की, यानी कि वो बैच जो कि बीटेक वगैरह पर आधारित होता है, जिसमें बीटेक का सिलेबस वगैरह पूछा जाता है, या बीएससी आईटी बीसीए एमसीए का सिलेबस पूछा जाता है, उसका है ना एक बैच लाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बट आप मेरे से जुड़े रहिएगा, अगर जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, जब भी आएगा। अनीशा ने लिखा है, सर डिस्काउंटेड फीस की आज लास्ट डेट है क्या? हाँ, जैसा कि मैंने डेमो क्लास में भी बताया था आपको 11 अगस्त को, कि 11 अगस्त की शाम को 7 बजे से लेकर 13 अगस्त की शाम को 7 बजे तक है ना डिस्काउंटेड फीस रहेगी, यानी वही 599 रुपये, 600 मान लीजिए, तो 600 रुपये है ना आपके 6 महीने के हैं, यानी मोटा मोटा आप ये समझ लो कि 100 रुपये आपको 1 महीने के देना है, ठीक है। मतलब कितनी नॉमिनल सी फीस हो गई है आज के समय पर, कि 100 रुपये केवल आपको महीने के हिसाब से देने हैं और आप 6 महीने तक है ना क्लासेस को देख सकते हैं। और पूछिए। अंकित जी ने लिखा है, सर क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? क्लास की टाइमिंग है ना 2 बजे रहेगी। तरीका मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि 1.25 घंटे की क्लास रखेंगे थ्योरेटिकल, लास्ट के 15 मिनट रखा करेंगे डाउट के लिए। 2 बजे शुरू हो जाएगी, 2 से 3:30 की टाइमिंग है। मयंक जी ने लिखा है, सर कोई डाउट नहीं है, अब तो सब क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछे जल्दी जल्दी। अरविंद जी ने लिखा है, सर यू आर द बेस्ट टीचर सर, मैं अभी तक जितने भी टीचर से पढ़ा हूँ आप बेस्ट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अरविंद जी ये लिखने के लिए। देखिए, मैं यही बोलता हूँ सभी लोगों को कि आप किसी से भी पढ़िए, जरूरी नहीं कि मेरे से ही पढ़ो, आपको जो और टीचर अच्छा लगे उनसे पढ़िए, बट अपना एम ध्यान रखिए। आपको टाइम पास नहीं करना कि कभी इस पे पढ़ रहे हो, कभी उससे पढ़ रहे हो, कभी यहाँ देख रहे हो, कभी वहां देख रहे हो। एक फोकस बना लो अपना कि मेरे को है ना इनसे पढ़ना है, उन्हें समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर खराब होता है, टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, बस थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आता है। तो अगर कोई टीचर प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है तो उसे फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद आप अपना एम दिमाग में रखिए कि मेरे को ये टारगेट है, मेरा ये जॉब मुझे निकालनी है, इस जॉब में सिलेक्शन लेना है, बात खत्म। तो उसमें है ना प्रॉपर टीचर का गाइडेंस होना जरूरी है, क्योंकि देखो टीचर ही है ना एक गाइडेंस देता रहता है कि आप इन चीजों को फॉलो करोगे ना तो इससे आपको आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो, अगर आप तैयारी खुद से भी करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, या ज्यादा पढ़ सकते हो जिसकी जरूरत नहीं थी। तो टीचर क्या है ना, 10 साल से एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है कि आपका जब पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कहाँ तक के क्या पूछे जा रहे हैं, बस उसको गाइड कर देता है आपको, आप पढ़ लीजिए, ठीक।
ठीक है जी। तो आई होप सो है ना कि जो मैंने आज के सेशन में, आज की क्लास में आपको समझाया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ठीक है, बाकी कोई डाउट रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको दिया ही था। तो अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपना सबसे पहला वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर किसी को मेरा पढ़ाने का स्टाइल चेक करना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि मेरा तरीका क्या होता है। ठीक है, वरना तो फिर हम बैच में मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको इस बैच में जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा उसे पढ़ने के बाद, उसे देखने के बाद आपको कहीं और नहीं जाने दूंगा, मैं इस बात की गारंटी है। बस मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते रहना, कहीं जाने नहीं दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।